नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के राजनीतिक पटल पर चल रही राष्ट्रीय विपक्षी एकता पर। दोस्तों, पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों से देश में मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार के बरक्स देश का विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सत्ता में सबसे ज़्यादा समय बिता चुकी पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, या उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो, या उसके इतर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा भारत राष्ट्र समिति का गठन और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लगातार चल उनके आ रहे बयानात और पूरे अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की एक तरह से विकास को लेकर के उनका आया एक लंबा इश्तहार, जिसके जरिए वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि देश में वह भी एक विजनरी विपक्ष दे सकते हैं। और तीसरा प्रयास हमने देखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़कर अपने धुर विरोधी आरजेडी के साथ गठबंधन कर विपक्षी एकता की एक बड़ी कवायद उन्होंने शुरू की। नीतीश कुमार ने, हमने देखा कि देश के करीब करीब सभी राजनीतिक दलों के छत्रपों के साथ उन्होंने करीब 2 चरणों में मुलाकात की, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पटना में हो। और अब उन्होंने अगला कार्यक्रम बनाया है कि 23 जून को वह पटना में सभी मुख्य राष्ट्रीय विपक्षी दलों के एक तरह से बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में अपने उस प्रस्ताव पर, जिसके तहत उन्होंने अगले लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार खड़ा करने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो संभावित विजेता एक उम्मीदवार विपक्ष का खड़ा करने का फॉर्मूला दिया है, उस पर विचार होगा। तो दूसरी तरफ उस बैठक में विपक्ष की एक बड़ी चेहरे ममता बनर्जी, बंगाल के मुख्यमंत्री, भी शामिल होने जा रही हैं, जिन्होंने राज्यवार जो पार्टी ज़्यादा मजबूत है उसे एक तरह से फ्रंट पे लड़ने और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, यह करीब जब से नरेंद्र मोदी सरकार का आगमन हुआ है, हमने देखा कि कैसे विपक्ष लगातार कमजोर होता चला गया और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल लगातार मजबूत होता चला गया। यह ठीक है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहने को इंटेलेक्चुअल सर्किल में, पॉलिटिकल सर्किल में कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे तर्क हैं, चाहे उनकी वो डिक्टेटोरियल राजनीति हो, चाहे उनकी अधिनायक शाही हो, चाहे उनका वन मैन शो हो, चाहे उनका एक सेलेक्टिव करप्शन पर एक तरह से पहल करने का तरीका हो, विपक्षियों से पॉलिटिकल वेंडेटा करने का तरीका हो, राजनीतिक विस्तार में साम दाम दंड और भेद सबका इस्तेमाल हो, विपक्षियों को तोड़ना हो, जनता के साथ लोक लुभावनवाद करना हो, और कुल मिलाकर के ईंट का जवाब पत्थर से देने की उनकी एक तरह से शैली हो, उनका लगातार विस्तार होता चला गया। हमने देखा कि उन्होंने पार्टी की कमान जिस व्यक्ति को सौंपी, शुरू में अमित शाह को और बाद में जेपी नड्डा को, उन्हें शांत नहीं बैठने दिया। आमतौर पे हमने देखा है कि जो सत्ताधारी दल होता है, सरकार में आने के बाद उसका दल एक तरह से निष्क्रिय बैठा रहता है। पार्टी का अध्यक्ष कहीं न कहीं एक मठ के रूप में बैठ करके सत्ता का स्वाद चख रहा होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को कभी भी स्थिर नहीं रहने दिया। एक तरह से विश्व रिकॉर्ड इस पार्टी का सांगठनिक विस्तार और संगठन की सदस्यता दिलाने को लेकर के किया गया कि सदस्यता 5 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 13 या 14 करोड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाया गया। इसके अलावा अमित शाह ने एक एक प्रदेश, एक एक कार्यकर्ता और एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जिसमें उन्होंने पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट दिया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके पंगत में भोजन करना जैसी शैली उन्होंने अपनाई। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी कोई आदर्शवादी राजनीतिज्ञ नहीं है, वो बड़े ही व्यवहारिक और प्रैग्मेटिक राजनीतिज्ञ हैं और हर शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ वो सुशासन का भी तमाम तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी तरफ वो डर्टी पॉलिटिक्स के भी तमाम तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से इस कलयुगी दौर में, इस कलयुगी राजनीति में मोदी और शाह का अश्वमेध का घोड़ा लगातार बढ़ता चला गया है।
लेकिन इस बीच बीच में यह पार्टी भी आत्ममुग्ध हुई है। मोदी का इतराना, मोदी का एक तरह से अपने को महाराजा के रूप में पेश करना कई जगह उनको राज्यों में हार का भी कारण बना है। हमने देखा कि झारखंड में हार हुई, हमने देखा कर्नाटक में हार हुई, हमने देखा हिमाचल में हार हुई। इस तरीके से कई जगह हमने यह भी देखा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछली बार हार हुई थी। मध्य प्रदेश में दोबारा इन्होंने सरकार जरूर बना ली, लेकिन दिल्ली में लगातार हारते हैं। पंजाब में इनका गठबंधन भी, कई इनके गठबंधन, इनके साझेदार दलों ने भी छोड़ा और हार भी हुई। लेकिन कमोबेश भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में उसका अभी पॉलिटिकल ट्रैक बहुत कमजोर नहीं हुआ है। और यही वजह है कि हमारे देश के तमाम राजनीतिक सर्किल में, संवैधानिक सर्किल में और लोकतंत्र के राजनीतिक पंडितों के और विश्लेषकों के सर्किल में इस बात की लगातार दुहाई दी जाती रही कि विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये मानता हूं, न केवल विपक्षी दल बल्कि संविधान और लोकतंत्र की तमाम संस्थाएं, तमाम नियामक संस्थाएं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे लोकतंत्र का चौथा खंभा भले औपचारिक रूप से न हो, लेकिन मीडिया का सर्वाधिक मजबूत होना, सशक्त होना, निष्पक्ष होना, जागरूक होना और अपने फर्ज का पूरी तौर पे निर्वाह करना, मुझे लगता है कि विपक्ष से भी ज़्यादा लोकतंत्र की वह जरूरत है। क्योंकि हम यह देखते हैं कि विपक्ष और सत्ताधारी दल में एक टग ऑफ वार होता है, जिसमें एक पेंडुलम कभी एक तरफ झुकता है तो कभी दूसरी तरफ झुकता है, कभी वो संतुलित नहीं होता। यानी कि सत्तारूढ़ दल के रूप में जो प्रशासन के जरिए जो एक तरह से कुशासन किया जाता है, उसका हिस्सेदार कभी आज सत्तारूढ़ दल बनती है तो कभी कल को आने वाली विपक्ष दल भी उसका एक तरह से साझेदार बनती है। ऐसे में दोनों की भूमिकाएं बदल जाती हैं, बस अंतर इतना आता है। लेकिन विपक्ष के मजबूत होने से सत्ताधारी दल पर कम से कम विधानमंडलों में, संसद के बहसों में नकेल लगती है और कहीं ना कहीं विपक्ष जब पब्लिक ओपिनियन बनाकर सत्ताधारी दल की तमाम कमियों को उजागर कर जनता के बीच में और जनता के मन मस्तिष्क में जब प्रवेश कर जाता है, जब वो सभी लोगों को आकर्षित कर लेता है कि वह सचमुच एक क्रांतिकारी रोल में है विपक्ष और सत्ता की एक तरह से पूरी एक तरह से उसकी कारगुजारियों को एक तरह से चूल्हे हिला देने वाला है विपक्ष, तो फिर विपक्ष का लोकतंत्र में महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, वो विपक्ष के खिलाफ जो सबसे बड़ा अस्त्र जो एक तरह से जिसका वो उपयोग करती है वह है विपक्ष का भ्रष्ट होना, और दूसरा अधिकतर विपक्षी दलों का परिवारवाद के साए में और एक फैमिली पॉलिटिक्स में इंडल्ज होना। और ये बातें सही भी हैं, लेकिन अभी नीतीश कुमार जो एक तरह से विपक्ष की एक धुरी बने हैं और देश में घूम घूम कर तमाम विपक्षी दलों को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, आरजेडी हो, ममता बनर्जी हो, असम गण परिषद हो, डीएमके के स्टालिन हो, इस तरीके के छत्रपों को एक तरह से एकत्रित कर जो विपक्षी एकता का जो फॉर्मूला दे रहे हैं और कुल मिलाकर के एक नया जोश, एक नई अल्टरनेटिव पार्टी को जो पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर व्यक्तित्व के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार में वह व्यक्तित्व दिखाई देता है। पहला कि नीतीश कुमार एक अच्छे प्रशासक भी हैं, उन्होंने करीब करीब 18-19 साल के बिहार के अपने शासन में डिलीवर करके दिखाया है। यह ठीक है कि वह उस पार्टी के कुशासन के खिलाफ अपने सुशासन को दिखाया जो पार्टी आज की तारीख में उनकी साझेदार बनी हुई है। दूसरा, नीतीश कुमार पर अभी तक भ्रष्टाचार के कोई बड़े आरोप, बड़े चार्जशीट और कुछ बड़ी चर्चा अभी तक उनके पॉलिटिकल कैरियर में नहीं आई है। तीसरा कि नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति की उपज नहीं है। नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक राजनीति में रहने के बाद भी अपने वंशजों को, अपने वारिसों को राजनीति के मैदान में लाने की कल्पना तक नहीं कर रहे हैं, लाने की बात तो दूर की बात है। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार का व्यक्तित्व जो है इन मामलों में तो बड़ा ही समीचीन दिखाई देता है, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक शैली है, जो मास अपील है, जो उनकी सर्व स्वीकार्यता है, जो देश के तमाम लोगों में अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली।
नीतीश कुमार पर एक तरह से पलटू राजनीतिज्ञ का उन पर एक टैग लगा है। कहीं न कहीं बिहार में अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए वो हर तरीके का एक तरह से कभी बीजेपी से मिलना, कभी बीजेपी से निकल जाना, कभी आरजेडी से मिलना, कभी आरजेडी को छोड़ देना, इस तरीके की एक तरह से वो हरकत जरूर करते रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, भारत के इस चुनावी राजनीति में हर सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाला पब्लिक लीडर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी होता है। अगर वो स्टेट की बागडोर संभालता है तो उसका अगला निशाना केंद्र की बागडोर संभालने पर है। हम भली भांति नरेंद्र मोदी में हमने पहले ये देखा, अब हो सकता है कि नीतीश कुमार में भी वही चीज दिखाई दे रहा हो। तो कुल मिलाकर के विपक्षी एकता का एक तरह से बाजा बज चुका है, उसका सुर अलापा जा रहा है। विपक्ष की एकता को काटने का सत्ताधारी दल भी अपने तमाम ट्रिक से अपना जरूर प्रयास कर रही है, और विपक्ष तो सत्ताधारी दल के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई ट्रिक लेकर पहले भी आया करती थी, आज भी आया करती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ दल की खासियत ये है कि सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का हर तरीका अपनाते हैं, और इसी तरीके के तहत विपक्ष के नेताओं की एक एक फाइलें तैयार रखी गई हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सार्वजनिक जीवन में कोई ना कोई दाग न लगा हो या कोई ना कोई मुद्दा न हो और उसकी फाइल नहीं बनाई जा सकती हो। और यही काम नरेंद्र मोदी ने सरकार कर रही है। हमने देखा कि विगत 3-4 सालों में, खास करके दूसरे टर्म में, कैसे उन्होंने टारगेट कर अपने तमाम विपक्षी राजनेताओं की फाइलें खुलवाकर उन पे तमाम मुकदमे कराए, तमाम जांच करवाए, तमाम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम कोर्ट में पड़े हुए केस सबको खुलवाया और सब तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा का एक तरह से तेजी से एक तरह से कदम उठाया। ये कुल मिलाकर के इसके मायने यही हैं, इसके मायने राजनीतिक हैं, और मायने ये हैं कि हर हाल में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अगले 2024 के चुनाव में भी अजेय रहना चाहती है। और जब राजनीति के मैदान में जब आप उतरते हैं तो केवल गुड गवर्नेंस उसमें काम नहीं आता। यह ठीक है कि भारत की राजनीति के इतिहास में हमने देखा है कि बैड गवर्नेंस करके भी, पॉलिटिकल ट्रिक से, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, मनी और मसल के यूज से कई सारे दल सत्तारूढ़ रहे हैं, सत्ता में विराजमान रहे हैं और अपनी ठसक को बरकरार रखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसमें हर तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें गुड गवर्नेंस भी अपनाया जाता, मॉडर्न गवर्नेंस भी अपनाया जाता, विपक्ष को तोड़ने का भी प्रयास किया जाता, विपक्ष के लोगों को तुरंत अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए हमेशा गेट खुला रखा जाता, मनी और मसल का भी जम करके उपयोग किया जाता, संविधान और लोकतंत्र के तमाम इदारों को अपने पक्ष में करने को लेकर के भोले बनकर के नहीं रहा जाता। वो जानते हैं कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जितने भी तरीके आजमाए जाएं कि अपने तरीके के लोग चुनाव आयोग के अध्यक्ष बने, जुडिशियरी में जजेस बने, अलग अलग आयोगों में चेयरमैन पोस्ट में बने, मीडिया को ये निकेल प्रकारेण अपने कॉर्पोरेट मित्रों की सहायता से उन्हें या तो खरीदा जाए या उन्हें धमका करके रखा जाए, उन्हें विज्ञापनों के जरिए और तमाम लाइसेंस के जरिए मीडिया हाउस को हमेशा ही सरकार की आलोचना से बचाया जाए। बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अब मीडिया हाउस में डे टू डे इंटरवेंशन करने की खबरें आती हैं। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का न्यूज रूम हो या फिर अखबारों का एडिटोरियल बोर्ड हो, सरकार के कारिंदे उन्हें फ़ोन करके या बार बार कहते हैं कि ये खबर कैसे लगी और इस खबर में सरकार का पक्ष क्यों नहीं बचाया गया। तो कुल मिलाकर के मीडिया कंप्लीट 2 धड़े में बांट दिया गया। तो ऐसे में विपक्ष की एकता का सवाल जो कहीं न कहीं संवैधानिक के तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, और चुनाव आयोग जो एक पॉलिटिकल रेगुलेटर है हमारा, उसके जरिए कहीं न कहीं उन्हें वो स्पेस मिला हुआ है और उस स्पेस को अब भरपूर तरीके से उपयोग करने की कवायद न केवल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे पर है, बल्कि अब नीतीश कुमार भी उसकी नई धुरी बन रहे हैं और टीआरएस का जो चंद्रशेखर राव हैं वह भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो परिदृश्य दिखाई देता है वह एक पॉलिटिकल फेडरलिज्म का दिखाई देता है, यानी कि राजनीतिक संघवाद का दिखाई देता है। जो माहौल 1977 में दिखाई दिया, जो माहौल 1989 में दिखाई दिया, जो माहौल 1996, 97 और 98 में दिखाई दिया,
और कहीं ना कहीं 1999 के बाद देश में फुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। केवल दो धड़ों के बीच में ही सत्ता का बंटवारा हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का धड़ा और दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का धड़ा। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का जो एनडीए धड़ा है उसमें नरेंद्र मोदी तो लार्जर देन द नेशन एंड लार्जर देन द पार्टी का इमेज बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी पार्टी से बड़े, देश से बड़े अब अपना एक तरह से कद बढ़ा चुके हैं। अब तो वो ग्लोबल लीडर माने जाते हैं। हर जगह चेहरा विराजमान दिखाएमान होता है, चाहे वो मंत्रालय के वेबसाइट हो और तमाम चीजें हो। लेकिन अब हमें यह देखना है कि विपक्षी दल किस तरीके से सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हमले करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र और संविधान की दृष्टि से हमारे सामने दिखाई देता है वह है कि लोकतंत्र का हो रहा हनन और अधिनायकवाद की नए पैकेजिंग में वापसी। नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐसी एक ब्रांड इमेज बनाई है जो उन्हें देश का एक पॉलिटिकल डिक्टेटर, डेमोक्रेटिक डिक्टेटर और एक तरह से अनडिफाइंड मोनार्क के रूप में उन्हें खड़ा करता है। एक तरह से कहीं ना कहीं जो एक पुराने काल में जो देशों के महाराजा हुआ करते थे, भारत में एक तरह से नरेंद्र मोदी की भी हैसियत वही है जो हैसियत चीन के तानाशाह वहाँ के लीडर में है और रूस के एक तरह से तानाशाह उनके पुतिन के नेतृत्व में है। तो कुल मिलाकर के चीन और रूस के प्रशासक की तरह भारत के भी एक तरह से शासक नरेंद्र मोदी बन गए हैं और विपक्ष के लिए एक बड़ा मसला है। जिस तरीके से विपक्ष ने अभी कहा, और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए तो अब सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के हिस्सेदार कई राज्यों में राज्यपाल रहे सत्यपाल मित्तल की तकरीरों से पता चलता है, जो यह बताते हैं कि किस तरीके से कई मंत्रालयों में कोई मंत्री नहीं जाता, वह भी नरेंद्र मोदी उसके चार्ज में है, उसका चार्ज लिए हुए हैं। और उसके अलावा बाकी पार्टी में तो कुछ कहना ही नहीं। हर चुनाव की बागडोर और फ्रंट से लीड करने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। हर विज्ञापन चाहे वो उनकी शासित राज्य सरकारों का हो, उसमें नरेंद्र मोदी का विज्ञापन दिखाई देता है। तो विपक्ष के लिए कहीं न कहीं 1977 की पुनरावृत्ति, जो इंदिरा गांधी के तानाशाह और आपातकाल के खिलाफ विपक्ष ने जो तरीका अपनाया, नंबर 1 विपक्ष का मुद्दा वही बनता है। और नंबर 2 में जो विपक्ष का मुद्दा बनता है कि जो नरेंद्र मोदी की जो तमाम योजनाएं थीं, जिसमें कि उज्ज्वला और जिसमें कि स्किल इंडिया, जिसमें कि ये आपका तीसरा स्वच्छ क्लीन इंडिया, ये जो 3-4 योजनाएं थी और चौथा मुद्रा योजना, ये चारों योजनाएं बुरी तरीके से विफल अब साबित हो रही है। उज्ज्वला के जरिए इस सरकार ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया कि 9 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा गया, लेकिन हमने देखा कि उसमें 90% महिलाओं ने गैस खरीदना बंद कर दिया जब से 1200 रुपया सिलेंडर इसका मूल्य हुआ। कहीं ना कहीं इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत पहले ही पहल करना चाहिए था, लेकिन उन्हें मुफ्त अनाज देना ज़्यादा राजनीतिक रूप से लाभदायक लगा, न कि एलपीजी की कीमतों को नियंत्रित करने का काम। हम अभी देख रहे हैं कि कैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा कर कहीं न कहीं लोगों के रुझान को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया है। तो उज्ज्वला योजना में हम यह देख रहे हैं कि एक तरह से बैकफायर कर गई योजना। दूसरा, हमने स्वच्छ भारत को लेकर के देखा कि पहले टर्म में 11 लाख टॉयलेट का निर्माण जरूर किया गया, लेकिन अब उस योजना पर अभी सरकार का थ्रस्ट नहीं है और गाँव में अभी भी लोग शौच के लिए अब बाहर जाने लगे हैं। उसका मोमेंटम अब खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं उसमें कई सारे रिपरकशन, कई सारे शॉर्टेजेस, कई सारे शॉर्टकमिंग उसमें उजागर हुई, जिसका एक तरह से कंप्लीट तरीके से उसका समाधान नहीं निकाला गया। और क्लीन इंडिया का कैंपेन, जो हम ये समझ रहे थे कि भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में शुमार करेगा, आज भी स्वच्छता के मामले में दुनिया के कई देशों में भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये लगता है कि तीसरी जो योजना है स्किल इंडिया, उसमें बड़ा एक अच्छा कॉल लिया गया कि देश में करीब 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, लेकिन आउटसोर्स के जरिए और केवल खाना पूर्ति करके प्रशिक्षण देने का काम जो किया गया, उसमें कई सारे भ्रष्टाचार हुए, पैसे का बंदरबाट हुआ और केवल फाइलों में एक तरह से लोगों को प्रशिक्षित होते दिखाया गया। अगर उसकी ऑडिट की जाए तो हमें पता चलेगा कि जो सपना देखा गया था स्किल इंडिया का, तो वह हासिल नहीं हुआ है।
वह लक्ष्य के नज़दीक नहीं पहुंचा है। और चौथा, मुद्रा योजना, जिसके जरिए इस सरकार ने रोजगार का सबसे बड़ा विकल्प बनाया और कहा गया कि करीब 23 करोड़ लोगों को 45 लाख करोड़ का जो है ना कर्ज दिया गया पिछले 8 साल में। खबरें आई हैं कि हर 5 लाख के लोन पर 50,000 का रिश्वत वह बैंक मैनेजर लेता है या उसके बिचौलिए लेते हैं। और यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये 15 करोड़ कार्यकर्ता बने हैं, उन कार्यकर्ताओं के लिए ही यह स्कीम लाई गई। और उन कार्यकर्ताओं में से अधिकतर लोगों ने यह मुद्रा लोन लिया और उसमें एनपीए की समस्या बहुत बड़ी एक तरह से आ गई है। अभी हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। एनपीए जो है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ने लिया था, वो कुछ घटने का एक तरह से वो हुआ था, उसका वो मतलब कि घटना घटी थी। लेकिन अब मुद्रा लोन योजना के जरिए उस एनपीए के फिर से बढ़ने के अब काफ़ी आसार एक तरह से उपज गए हैं। तो विपक्ष को इस इशू को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार पर हमला बोलना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो मुझे विपक्ष के लिए दिखता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे वो कितनी भी 50 योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से करे, बड़े ही त्वरित डिसीजन ले, हर जगह कोई भी डिसीजन लेने में कोई कोताही ना हो और लंबी प्रक्रिया ना होती हो, प्रधानमंत्री ही हर डिसीजन, चाहे वो पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे उसके इनॉग्रेशन करने का हो, प्रधानमंत्री लेते हैं तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, रुकावट नहीं होती। लेकिन विपक्ष इस सरकार पर इस बात के लिए हमला कर सकता है कि देश में व्यवस्था परिवर्तन के अनेकों सवालात हैं, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियरी रिफॉर्म हो, मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देकर के निष्पक्ष बनाना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा चाक चौबंद बनाना हो, या और भी बहुत सारे इदारे हैं जहां पर कि सुधार करने की ज़रूरत है। स्टेट, सेंटर और लोकल बॉडी, इन तीनों में एक प्रॉपर लिंकेजेस बनाने की ज़रूरत है। तो विपक्ष इन सारी चीज़ों को लेकर के एक तरह से जनता को गोलबंद कर सकता है। बाकी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये मुद्दे कभी खत्म नहीं होते। ये सर्वकालीन मुद्दे हैं, 12 मुद्दे हैं, हर सरकार के मुद्दे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के तो चलेगा ही, लेकिन केवल इन तीनों मुद्दों को लेकर के चलने से नहीं होगा, उन्हें स्पेल आउट करना होगा, उन्हें स्पेसिफाई करना होगा। मिसाल के तौर पे बिहार की सरकार ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की, तो उन्हें यह बताना होगा कि हमने ये रोजगार दिया और रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी हम ये रोजगार इन तरीकों से दे सकते हैं। बाकी बहुत सारे सवाल पॉलिसी डिसीजन के हैं जो पॉलिटिकल फ्रंट पर नहीं लिया जाता, चुनाव में जिसका इस्तेमाल नहीं होता, लोक लुभावन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसी के जरिए राजनीतिक समीकरण बनाए जाते हैं और उसी के आधार पर सत्ता और विपक्ष आपस में टकराते हैं, टग ऑफ वार होता है और अंत में जनता को फैसला करना पड़ता है, पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ता है। मीडिया निष्पक्ष नहीं है, नहीं तो मीडिया हर सच को सच और हर गलत को गलत कहती। हम ये नहीं कह सकते कि विपक्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा ही बढ़िया है और वह मोदी का तुरंत विकल्प बनने को आतुर है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो भारतीयों को कहीं न कहीं उद्वेलित कर सकता है कि इस 75 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में इस देश ने लोकतंत्र को ही अपनाया है। चाहे आप कितनी भी तेजी से विकास कर लें, निर्णय ले लें, लेकिन लोकतंत्र की अवहेलना करेंगे तो जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। यह चीन, रूस और वो तमाम ये गल्फ के कंट्रीज नहीं है, तमाम जो है ये लेफ्ट के एक तरह से अधिनायकत्व वाला यह देश नहीं है। यह कुल मिलाकर के यह एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कहीं न कहीं गरिमा, मर्यादा और एक तरह से कहीं न कहीं सामूहिक नेतृत्व और कुल मिलाकर के एक सम्यता, सरलता और सहजता भी जनता चाहती है। नरेंद्र मोदी अपने इस स्ट्रेटजी पर अभी कामयाब दिख रहे हैं कि जनता से तो वो ये सारे कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन देश के तमाम इदारों को वो एक तरह से अप्रिय लग रहे हैं, नापसंद किए जा रहे हैं। और एक न एक दिन यही इदारा जब अपने जनमत को जब लगातार बढ़ाते चला जाएगा, क्युमुलेटिव तरीके से आगे बढ़ेगा, तो देश का एक तरह से जो आम जनमानस है वह भी सरकार के खिलाफ जा सकता है। फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि 23 जून को पटना में विपक्ष की
एकता एक नए सिरे से एक नया डायमेंशन ग्रहण करे और कहीं न कहीं इस सरकार की निरंकुशता को अंकुश में लाने का प्रयास करे और अगले चुनाव को दिलचस्प बनाने का काम करे। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।